नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक समय था, आपको याद होगा, कि जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी, उनका फतवा चलता था। हर पार्टी उनसे फतवा जारी कराने जाती थी चुनाव से पहले, और ये माना जाता था कि उन्होंने अगर किसी पार्टी के पक्ष में फतवा जारी कर दिया तो मुसलमान उसकी ओर झुक जाएगा। लंबे समय तक तो कांग्रेस ही ऐसा करती रही, हालांकि कांग्रेस के साथ थे मुसलमान, फिर भी करती रही। 1977 में पहली बार जो है जनता पार्टी के लिए फतवा जारी कराने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गए। शाही इमाम ने जारी कर दिया। 1980 में उन्हीं हेमवती नंदन बहुगुणा के कहने पर कांग्रेस के पक्ष में जारी कर दिया फतवा, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और एक समय आया कि जामा मस्जिद के इमाम को लगने लगा कि वो पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे देश के मुसलमान उनकी मुट्ठी में हैं, जिधर कहेंगे, और कम से कम नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश, बिहार, खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के राज्यों में। तो इसलिए उनका महत्व बड़ा था, और उनके खिलाफ मजाल नहीं थी कि कोई पुलिस, कोई एजेंसी, कोई सरकारी विभाग कोई कार्रवाई कर सके। गलत करें, सही करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके ख़त्म होने की शुरुआत हुई कांचीराम के लखनऊ के बेगम हज़रत महल पार्क में एक सभा हुई थी, जिसमें कांचीराम ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि इस बुखारी का बुखार तो मैं उतारूंगा। वहाँ से जो उनका आभा मंडल जो है उसका विखंडन शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पूरा हो गया। उनके बेटे जो उस समय नायब इमाम थे, बाद में इमाम बने, सैयद अब्दुल्ला बुखारी, उन्होंने शुरू किया फतवा देने का सिलसिला। फिर अपनी पार्टी बनाई, बिहार में चुनाव लड़े, कुछ नहीं मिला। फिर उत्तर प्रदेश में दामाद को टिकट दिलवा। ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वो जो जामा मस्जिद के इमाम जो काम करते थे, वो रुतबा, वो काम टिकैत बंधु चाहते हैं अपने लिए। उनको लगता है कि हम जिसके साथ, जाट उसके साथ। ये गलतफहमी उनकी बहुत बड़ी है, जो इस चुनाव में टूटने वाली है। आप देखिए कि लगातार बेचैनी दोनों भाइयों की। पिछले 20 दिन में दूसरी बार जयंत चौधरी भागकर नरेश टिकैत के पास गए, और नरेश टिकैत ने पहले बयान दिया था, फिर बयान वापस लिया था जब संजीव बालियान गए। उसके बाद कल फिर जो है नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, जैसे संत महात्मा हों, किसी पीठ के पीठाधीश्वर हों, या जगत गुरु हों, पता नहीं क्या है। टिकैत बंधुओं की स्थिति ये है कि उनके अपने गांव में उनकी नहीं चलती, लेकिन उनको मुगालता इतना बड़ा है, मौके का फ़ायदा उठाकर एक भ्रम का जो है वातावरण बताया गया कि जाट बीजेपी से नाराज़ है, और जाट बीजेपी से नाराज़ हैं। और जाटों के सबसे बड़े नेता जो, और ये टिकैत बंधु नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हैं। कल ही यानी इतवार को ही राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव और दूसरे कुछ लोगों को लेकर मेरठ पहुंचे कि बीजेपी को सबक सिखाना है। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम कर आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, कोई उसकी बात नहीं करता। और अगर ये हैसियत किसी की थी जाटों में, तो महेंद्र सिंह टिकैत की थी। मैं गैर राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूँ, राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी जो है इस तरह का काम नहीं किया। मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि 2 बार उन्होंने किया। एक बार 91 में किसी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि राम के नाम पर वोट दो, तो माना गया कि बीजेपी के लिए उन्होंने अपील जारी की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। फिर 93 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए स्पष्ट रूप से अपील की। वो दिन और उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत का जो जलवा था, जो प्रभाव था, जो उनका असर था, वो सब खत्म हो गया। किसी भी गैर राजनीतिक संस्था, ये मैं टिकैत परिवार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गैर राजनीतिक संस्था और उसके मुखिया का प्रभाव जो होता है वो राजनीति के कारण नहीं होता है। अगर उसको ये गलतफहमी हो जाए कि जो उसका प्रभाव मंडल है, जो उसके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो सब उसके कहने के मुताबिक वोट देंगे,
तो ये जो है उसकी नितांत गलतफहमी होती है। वरना सारे ऐसे लोगों का, ये धार्मिक लोग जो हैं, जो जिनकी अपने अपने आश्रम चलते हैं, ये चलता है, उनकी अपनी पार्टियां होती। लोग चुनाव में किसको वोट देना है इसको अपना एक मौलिक अधिकार ही नहीं, निजी स्वतंत्रता का भी हथियार मानते हैं कि वो किसको वोट देंगे, किस पार्टी को देंगे या किस उम्मीदवार को देंगे, ये खुद ही तय करेंगे। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं तय करेगा जो राजनीतिक क्षेत्र में ना हो। उसका प्रभाव उन पर इसलिए है कि वो राजनीति की बात नहीं करता, वो धर्म की, अध्यात्म की या दूसरी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी बात करता है। तो इसलिए टिकैत बंधुओं की ये गलतफहमी जो है ये दूर होने वाली है 10 मार्च को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो कानून व्यवस्था। जितने लोगों से बात की, वो चाहे भाजपा के समर्थक हों, चाहे वो समाजवादी आरएलडी के गठबंधन के समर्थक हों या बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों, सबके लिए, सबकी नज़र में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे ऊपर था। जो विरोध में हैं भाजपा के, वो मानते हैं कि हाँ काम इस पर हुआ है, लेकिन वो दूसरे मुद्दे से उस मुद्दे को दबाना चाहते हैं। वो बेरोज़गारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दे वाजिब हैं, सही हैं, इसकी परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम तौर पर लोगों को लगता है कि उनके लिए ये जो मुद्दा था, जैसे एक गांव में गए हम लोग, तो वहाँ एक किसान ने कहा कि देखिए फ़र्क ये आया है कि अगर आज हम रात में अपनी भैंस अपने ही इस खेत में बांध कर चले जाएं तो सुबह यहीं मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव के राज में स्थिति ये थी कि हमारे घर में बंधी हुई भैंस सुबह मिलेगी कि नहीं इसका भरोसा नहीं था। बताते थे गांव की सरहद तक आकर छेड़ कर जाते थे लड़कियों को। सब बंद हो गया है। अब रात में निकलें, दिन में निकलें, पुरुष निकले, स्त्री निकले, युवक निकले, युवती निकले, किसी को कोई डर नहीं है। ये इतना बड़ा परिवर्तन है लोगों के जीवन में कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है चुनाव का। ऐसे में ये जो टिकैत बंधुओं की बेचैनी है कि किसी तरह से राजनीतिक रूप से रेलेवेंट हो जाए, किसी तरह से राजनीतिक रूप से उनकी स्वीकार्यता हो जाए या उनकी अहमियत हो जाए, जिससे आगे के चुनाव में भी उसको भुना सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ज़मीन पर राकेश टिकैत का नाम लेने वाला कोई नहीं है। राकेश टिकैत की आप बात कीजिए तो कहते हैं कि भाई खेत है हमारा भी, हम भी किसान हैं, तो हम तो 1 साल नहीं बैठ सकते जाके, हम तो अपने खेत में काम कर रहे थे। जो लोग गए थे उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम सुबह जाते थे, शाम को लौट आते थे। तो ये हुआ कि राकेश टिकैत क्यों बैठे रहे? तो उन्होंने कहा कि आप समझिए, उनको कुछ मिल रहा होगा तभी तो बैठे थे, ऐसे तो कोई नहीं बैठ सकता है। टिकैत बंधुओं की ये जो गलतफहमी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट उधर जाएगा जिस तरफ वो कहेंगे, वो दूर होने वाली है। लेकिन आप देखिए, अगर आप इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चुनाव पूरी तरह से, जो आज से 20 दिन या 1 महीने पहले दिखाई दे रहा था, उसका जो रुख दिखाई दे रहा था, वो पूरी तरह बदल चुका है। ये जो चलाया गया अभियान कि जाट भाजपा से नाराज़ हैं, इस तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि जाटों के एक वर्ग में ये भावना है कि जयंत चौधरी को मजबूत करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि जाटों का जो, जिसे कहें आप, मक्का मदीना है छपरौली, जहाँ से चौधरी चरण सिंह जीतते थे चुनाव, वहाँ भी जाट मतदाताओं में बंटवारा है भाजपा और आरएलडी के बीच में। वहाँ भी जाट समुदाय पूरी तरह से आरएलडी के साथ नहीं है। दूसरी बात, आरएलडी तो फिर भी मंजूर है, समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में जाट समुदाय को मंजूर नहीं है। दोनों पार्टियों का जहाँ तक सवाल है गठबंधन की, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, दूसरी बड़ी समस्या कि दोनों एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की हालत में नहीं है। जयंत चौधरी के समर्थक जाट उनके कहने पर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है।
इसी तरह से जयंत चौधरी के उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी के लोग वोट देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग मतलब समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, मतदाता हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां हैं जो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की ताकत रखती है। इसलिए इनसे अलायंस जिसका होता है उसे फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी पार्टियां, आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस देखिए, सपा और बसपा का अलायंस देखिए, और अब जयंत चौधरी से जो अलायंस हुआ है उसको देखिए। 2019 में भी हालांकि जो है सपा बसपा के अलायंस में आरएलडी शामिल थी, फिर भी जयंत चौधरी और अजीत सिंह चुनाव हार गए। तो इसलिए जो जाट समर्थन जयंत चौधरी के लिए दिखाई दे रहा है वो जाट समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए कतई नहीं है। ये बीजेपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन बीजेपी के फ़ायदे की और बातें। योगी आदित्यनाथ की छवि, मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का उनका कार्यकाल जो बेदाग कार्यकाल रहा है, उनका धुर विरोधी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप तक लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जिस तरह से बिजली मिल रही है, बिजली जो है वो गांव के लिए जो है बहुत बड़ी नियामत है। सभी के लिए है, शहरों के लिए भी है, लेकिन गांवों में और कम आती थी इसलिए उनके लिए और ज़्यादा नियामत है। तो वो ये 300 यूनिट फ्री का जो नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने उसमें कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसका संकेत क्या है? 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आए तो धान की खरीद इतने रुपए ज़्यादा में करेंगे। किसानों ने धान मंडी में ले जाना बंद कर दिया था, सरकार आई उसके बाद ले गए। ये 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी किसान ने बिजली का बिल देना बंद नहीं किया है, न इसके बारे में सोच रहे हैं। इस मुद्दे पर जिससे भी बात कीजिए उनका टका सा जवाब होता है कि अरे फ्री की तो बात छोड़िए, बिजली आए तो, बिजली तो आती ही नहीं थी, तो फ्री और पैसे से का क्या मतलब है? अभी बिजली आ तो रही है और बिजली का दाम सस्ता भी हो गया। जो पहले महंगा लग रहा था उसको आधा कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा कोरोना के दौरान पिछले 2 साल से लगभग जो ये राशन बंट रहा है, जो किसान सम्मान निधि आ रही है, दूसरी योजनाओं का पैसा जो सीधे खाते में आ रहा है, इन सब का बहुत असर है। लेकिन ये, अगर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये ना कहूँ कि समस्या क्या है, तो वो ठीक नहीं होगा। बेरोज़गारी, महंगाई 2 मुद्दे हैं, लेकिन लोग इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति न सुधरी होती, जिस तरह की बदल गई है, जितना सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं, तो शायद ये 2 मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो जाते। और आखिरी बात, बीजेपी के बहुत से विधायकों से बड़ी नाराज़गी है। उनके कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगर केवल उनके कामकाज के आधार पर, उनकी छवि के आधार पर वोट देना होता तो वो हार जाएंगे। लेकिन लोगों का अब जो लोगों ने मन बनाया है कि छोड़ो कोई भी उम्मीदवार हो, वोट बीजेपी को देना है। तो इसलिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से जो पहले ज़रूर ये लग रहा था शुरू में कि शायद बीजेपी की सीटें कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि 2017 में जितनी आई थी उससे कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और अब तो मतदान भी नज़दीक आ गया है, तो स्थिति में कोई बड़ा बदलाव जो है अगले 2-4-5 दिन में हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। 10 तारीख को पहले फेज़ का है और 14 को दूसरे फेज़ का। तो जो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी है उसको देखकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का पसीना छूटना बड़ा लाजमी है। बहुत स्वाभाविक रूप से नज़र आ रहा है कि दोनों की स्थिति खराब है, कम से कम इन 2 फेज़ में। तो इनका गठबंधन काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके गठबंधन की तस्वीर या इनके गठबंधन की परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों की 17 से बेहतर होगी ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा तो आकलन यही है। अब देखिए 10 मार्च को पता चलेगा कितना सही था कितना गलत था,
कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, तो तब तक के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा कि इस बात का पता लगाने के लिए कि मेरा आकलन ठीक था या नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।